या मुगल लोग हमारे पास में भारत देश में क्या किया, राज्य किया। छोटा छोटा राजा था, संस्थानिक राजा हुआ करते थे, उनको लोग अपने में विलय भी किए। दिल्ली का सल्तनत मुगलों के पास में था, जसपुर तक था, नहीं था अलग कह सकते हैं, लेकिन कई जगह स्थानीय संस्थानिक राजा थे, ये लोग थे। और उसके पहले कौन था? 1100 साल 1100 ईस्वी से लेकर 1600 ईस्वी तक मुसलमान मुगलों का शासन था। उसके पहले हमारा जो स्थानीय राजाओं का राजा चलता था, अपने अपने तरीके से जीते थे, स्थानीय लोग यहीं पर रहते थे। और यहाँ पर आवाज पर्याप्त है ना यार, कि ज्यादा तो नहीं है? ठीक है। तो यहाँ पर मुसलमानों का शासन 1100 ईस्वी से हुआ। उसके पहले यहाँ पर हमारा देश में चलता था शासन, हमारे जो राजा जो होते थे उनके हिसाब से। और राजाओं को राजा बनाने का अधिकार जो होता था वो ब्राह्मणों के पास राज्य अभिषेक होने के बाद होता था। बिना राज्य अभिषेक किए हुए उसका अभिषेक करने के लिए वो एक शूद्र समाज का था। और शूद्र समाज को राजा हो सकता था कि नहीं हो सकता था? उस जमाने में नहीं हो सकता था। उस जमाने में वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था के बारे में आप लोग सुने हैं? ब्राह्मण पहले वर्ण में होता था, ऊंचा होता था। ब्राह्मण के बाद में क्षत्रिय होता था, क्षत्रिय के बाद में वैश्य, और सबसे नीचे शूद्र होता था। तो ये वर्ण व्यवस्था के आधार पर हमारा भारत का शासन व्यवस्था चल रहा था। ईस्वी सन पहले हमारा भारत देश में इतिहास जो है 4 भागों में बटा हुआ है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और उसके बाद में आधुनिक इतिहास, 3 भागों में। प्राचीन इतिहास के बाद में मध्यकालीन इतिहास, और मध्यकालीन इतिहास के बाद में आधुनिक इतिहास। तो ये इतिहास को जाने बगैर पांचवी अनुसूची को समझ पाना हमारे लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो पांचवी अनुसूची को समझने के लिए हमको ये इतिहास को जानना और इसको समझना बहुत जरूरी है। तो प्राचीन इतिहास में वैदिक युग हुआ, और वैदिक युग के समय में आर्यों का आगमन हुआ। आप लोग सुने हैं? आर्यों का आगमन 4000 ईसा पूर्व से लेकर 4500 ईसा पूर्व के बीच में हुआ। ऐसा सामाजिक विज्ञान में मिडिल में पढ़ा। ऐसा पढ़े आप लोग? सामाजिक विज्ञान का पुस्तक उसमें पढ़े होंगे। तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि 4000 से 4500 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब ईस्वी सन लागू हुआ उसके पहले। ऐसा ही ना? आज ईस्वी सन कितना चल रहा है? 2025। तो 2000 ईस्वी सन लागू होने के बाद 2000 हो चुका है, 2025 चल रहा है। उसके पहले साल ईसा पूर्व 4000 या 4500 पहले आर्यों का आगमन हुआ इस भारत देश में। यह हमारा प्राचीन इतिहास। और आर्यों का आगमन होने के बाद, जैसे अभी हमारे के साथी ने बता रहे थे कि हमारे पुरखे लोग जंगल में थे, इधर थे, कहीं कहीं बाहर थे। छोटा नागपुर तक हम जानते हैं, रोहतासगढ़ को जानते हैं। उसके आगे किधर थे? उसके आगे का इतिहास आपका सामाजिक विज्ञान का पुस्तक में नहीं लिखा होगा, इसलिए हम लोग नहीं जानते हैं। उसके आगे का इतिहास आपका इतिहास का जो पुस्तक है कॉलेज का, हिस्ट्री जिसको बोलते हैं, या 11वीं 12वीं के जो पुस्तक होते हैं, कौन सा विषय पढ़ रहे पूछते हैं, उस समय हिस्ट्री चलता है। तो हिस्ट्री में सब लिखा हुआ नहीं, इसलिए आपको नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता है। लेकिन बामसेफ एक संगठन है। बामसेफ क्या करता है? ये लोगों को अध्ययन करता है, इतिहास को खोजता है, इसलिए इसको थिंक टैंक बोलते हैं। मतलब विचारों का ये भंडार है। बामसेफ क्या है? विचारों का भंडार है, यहाँ पे ज्ञान का भंडार है, यहाँ पे सोच का भंडार है। थिंक टैंक इसको कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का नाम सुने हैं? राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी, ऐसा पढ़े हैं आप लोग? उनकी अध्यक्षता में खुदाई किया गया। सुने हैं कि पढ़े हैं? थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं। तो हमारे पुरखा लोग सिंधु घाटी सभ्यता में थे। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर छोटा नागपुर का, रोहतासगढ़ का बीच का इतिहास आपको जानने को पुस्तक में नहीं लिखा गया, क्योंकि आपके दादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे। कि पढ़े लिखे थे आपके दादा लोग? मेरे दादा भी पढ़े लिखे हुए नहीं थे। नहीं पढ़े थे तो लिखने का अधिकार ही नहीं था।
लिखने का अधिकार जिसके पास था वो उसने लिखा, और जो लिखा उसको हम लोग पढ़े, 11वीं का पुस्तक में पढ़े, 12वीं का पुस्तक में पढ़े, कॉलेज में पढ़े। तो साथियों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो 5वीं अनुसूची का जो इतिहास है, इसका इतिहास लंबा है, लेकिन अंग्रेज लोग जब इस भारत में आए, हम लोग उसको अभी छोड़ रहे हैं, प्राचीन इतिहास को, मध्यकालीन इतिहास को छोड़ रहे हैं, हम लोग आधुनिक इतिहास को देख रहे हैं। अंग्रेज लोग जब 1600 ईस्वी में आए तो यहाँ पर क्या देखे कि यहाँ पर जाति व्यवस्था में लोग जकड़े हुए हैं। यहाँ पे सती प्रथा जैसी कुरीति है, यहाँ पे बाल विवाह जैसे कुरीति है, 9 साल की उम्र में बच्चियों का शादी होता था। तो ऐसी बहुत सारी और भी कुरीतियां हैं। तो इस बात को जब ये लोग देखे, और यहाँ पर ये देखे कि यहाँ पर पढ़ने का अधिकार है, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों को पढ़ने का अधिकार है। जैसा अभी आपने वर्ण व्यवस्था के बारे में तो जानते हैं, वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण होता है ना, कौन कौन सा? ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो जो 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों को पढ़ने का अधिकार है। अंग्रेजों ने इस बात को देखा कि इनको पढ़ने का अधिकार है, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है, और शूद्र जो है, सबसे ज्यादा शूद्र लोग हैं, इनको पढ़ने का अधिकार नहीं है। और आप लोगों को लगता है कि आदिवासी और जो दलित, जो किसको कहा जाता है, एससी कहा जाता है उसको संवैधानिक भाषा में, अनुसूचित जाति, और आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति कहा जाता है, इन दोनों को तो अछूत माना जाता था। ये शूद्र में नहीं आते हैं। अभी के हमारे पढ़े लिखे, एमए पढ़े लिखे, कॉलेज पढ़े लिखे, या फिर प्रोफेसर बन गए हैं, या फिर रिटायरमेंट होके आ गए हैं, ये लोग अपने आप को शूद्र बोल लेते हैं अभी के जमाने में, क्योंकि उनको ये जानकारी नहीं है। लेकिन अंबेडकर साहब, बाबा अंबेडकर साहब जो संविधान को लिखे, उनके कथन अनुसार, उनके रिसर्च के अनुसार, आदिवासी और जो दलित समाज के लोग हैं, एससी समाज के लोग हैं, ये लोग अछूत लोग हैं, शूद्र में नहीं आते हैं। शूद्र जो था वो सछूत था, शूद्र को छुआ जा सकता था, लेकिन एसटी और एससी को नहीं छुआ जा सकता था। उनकी छाया भी लग जाए तो दिक्कत होता था, उनको दोपहर में घूमना पड़ता था। दोपहर में छाया जो रहता है पैर के पास भी रहता है, सुबह का छाया जो होता है आप वो वहां तक चले जाता है, शाम का छाया भी लंबा जाता है। तो सुबह और शाम घूमना, इनके लिए बाहर निकलना मना ही था, वर्जित था। तो ये आदिवासी और जो हमारे दलित समाज के लोग हैं, एसटी और एससी, ये लोग अछूत कहे जाते हैं। आज के लोग इसको शूद्र मान लेते हैं। हम लोग शूद्र में नहीं आते थे, ये 4 वर्ण के अंदर में हम लोग नहीं आता है। तो साथियों, ये जो इनको अंग्रेजों ने जब देखा कि भारत में ऐसी ऐसी व्यवस्था है, और इनका रीति रिवाज 1935 सुने आप लोग, 1935 में भारत में दूसरा इंडिया एक्ट बना, और 1919 में पहला इंडिया एक्ट बना। ये बात पता है आप लोगों को? सुने हैं कि नहीं सुने हैं? 1919 में पहला एक्ट इसलिए बना क्योंकि यहाँ के लोगों को क्या दिया जाए? प्रतिनिधित्व दिया जाए। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई उरांव समाज का है, कोई गौड़ समाज का है, कोई कंवर समाज का है, कोई भूंयहर समाज का है, या फिर कोई कुछ अन्य समाज से है। अब उस समाज का एक आदमी पंचायत में आकर के प्रतिनिधित्व करे, अपनी जानकारी, अपना वहां का समस्या को लाए और उसका हल यहाँ पे करें, उसको बोलते हैं प्रतिनिधित्व, समाधान कराना। तो ये प्रतिनिधित्व का मामला सबसे पहले हमारे पास में आया था 1918 में, और 1918 में साउथ बरो कमीशन का नाम सुने होंगे कुछ लोग, नहीं सुने हैं? कोई बात नहीं, हम लोग को ये सब पढ़ने के लिए सिर्फ पास होने के लिए पढ़ाया जाता है, इतिहास जानने के लिए नहीं पढ़ाया जाता है। पास होना है तो रट लिए एक रात में इतना बड़ा अजय माला खरीद के, और कॉलेज पास हो जाता है आदमी। तो साउथ बरो कमीशन पहला 1919 का जो एक्ट बना, उसके पहले 1918 में आया था, और वो हमको प्रतिनिधित्व देने के लिए आया। ब्रिटेन में हमारा ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटेन के अधिकार में था, और वहाँ की ये कमेटी आई साउथ बरो कमेटी, और वो हमको अधिकार दिया, और 1919 में पहला इंडिया एक्ट बना। लेकिन 1919 का एक्ट बनने के पीछे 1800 ईस्वी में वीर बुधु का नाम आप लोग सुने हैं? वीर बुधु भगत
कितने लोग सुने हैं? नहीं सुने हैं? झारखंड में वीर बुधू भगत है, सिलागाई गांव वहां पर है। पिछले बार हमको जाने का मौका मिला था, तब हमको पता चला हम लोग को कि वहां पर उस समय में 1600 ईस्वी से अंग्रेज लोग आए हुए थे। तो 1800 ईस्वी में ये लोग, जो अंग्रेज लोग या दीकू लोग, झारखंड में दीकू कहा जाता है, जो जमींदार होते थे, वो उनसे टैक्स लिया करते थे हमारे लोगों से, और हमारे लोगों से पास कमाई होती नहीं थी और टैक्स जबरदस्ती लिया जाता था। तो उसके विरोध में लड़ाई वीर बुधू भगत जैसे, टाना भगत जैसे, बिरसा मुंडा लोग जैसे, ऐसे कई नेताएं हमारे हुए, तिलका माझी हुए, ऐसे लोग, सिद्धू कानू लोग। तो ये सारे लोग वहां के जो दीकू लोग थे, जमींदार लोग थे, उनके विरोध में, और जमींदार के ऊपर में कौन था? अंग्रेज लोग। अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों के शासन के नीचे में बहुत सारे हमारे यहाँ ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो थे, इन्हीं में से जमींदार लोग हुआ करते थे। यही लोग टैक्स वसूली करने का काम करते थे। उन दिनों में ये देखा गया कि हमारे आदिवासी लोग जंगल के अंदर रहते हैं और इनके पास में आय का स्रोत नहीं है, तो टैक्स कहां से देगा? तो वो जो भी वनोपज होता था, जो भी कंदमूल होता था, जो भी जंगल का चीज होता था, उससे अपना रोजी रोटी कमाता, खाता था, अपना पेट पालता बस था। तो इनके लिए, आदिवासियों के लिए स्पेशल क्षेत्र अंग्रेजों ने निर्धारित किया। अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा गया 1855। सबसे पहले सिद्धू कानू का लड़ाई हुआ झारखंड संथाल में, और इनकी लड़ाई इतनी ज्यादा हुई कि हमारे क्षेत्र में तुम लोग नहीं घुस सकते हो। अंग्रेजों को ये लोग रोक रहे थे। जैसे आपका ये गांव है, इस गांव में अगर कोई दूसरा आदमी आके हमला करेगा, आपके गांव घर में घुस करके आपका कुछ चीज को उठाएगा, लेगा, अपना अधिकार जमाएगा, तो आप लोग क्या करेंगे? विरोध करेंगे। वैसा ही सिद्धू कानू लोग 1855 ईस्वी में संथाल परगना में वो लोग जो हैं, उन्होंने क्या किया कि इस अपने क्षेत्र में इनको आने से मना किया। उसके ऊपर में लड़ाई हुआ। लड़ाई में लगभग 20,000 लोग मारे गए। इतनी बड़ी क्रांति अंग्रेजों के विरोध में हो गया कि आप हमारे क्षेत्र में नहीं आ सकते हो, हमारे क्षेत्र में हमारा राज रहेगा, हम किसी के गुलाम नहीं होंगे, उसके लिए भले ही लड़ना पड़े। ये इस तरह का बहुत बड़ा लड़ाई हुआ। इसलिए अंग्रेजों ने इस बात को देखा कि इनका रहन सहन कैसा है। वीर बुधू भगत 1832 में शहीद हुआ, और 1833 या 35 में अंग्रेजों ने उस क्षेत्र को वर्जित क्षेत्र बनाया। वर्जित मतलब मनाही, वहां पे नहीं जा सकते हैं, इस क्षेत्र को सेपरेट बना दो। ये क्षेत्र के अंदर में हमको जाने की जरूरत नहीं है, इनको अपने हिसाब से जंगल के भीतर जीने खाने दो, इसको रहने दो। ये 1833 के समय में हुआ पहला घटना। लेकिन 1833 से लेकर धीरे धीरे मैं आपको ये बता रहा था कि 1919 में हमको अंग्रेज लोग, ब्रिटेन से जो साउथ बोरो कमेटी आया, उन्होंने हमारे लिए प्रतिनिधित्व देने की बात कहा। और प्रतिनिधित्व देने के बात को भीमराव अंबेडकर ने और भास्कर राव जाधव, महात्मा फुले का नाम सुने आप लोग? कुछ लोग कि सब लोग? महात्मा ज्योतिबा फुले जी हैं। 1848 में अंग्रेजों के समय में उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया, और अंग्रेजों के समय में शिक्षा प्राप्त करके वो शिक्षित होकर के अपनी पत्नी को भी शिक्षित किया। उसको ये बात का समझ में आया कि हमारे गांव में अगर महिला पढ़े रहेगी तो महिला जो क्या है कि चूल्हा चौकी करते हुए अपने बच्चों को पढ़ा पाएगी। पुरुष करता क्या है? पुरुष तो अपना सुबह निकल के काम में चले जाएगा। बाल बच्चों का परवरिश किसकी जिम्मेदारी में रहता है? माँ के है जिम्मेदारी रहता है। 5 साल तक उसके पीछे पीछे आदमी दौड़ते रहता है, रोते रहता है, सब करता है, उनके साथ लगे रहते हैं 5 साल तक, जब तक बड़े नहीं हो जाते हम तक। तो ज्योतिबा फुले को इस बात का समझ में आया कि अगर महिला अगर शिक्षित होगी तो बच्चों को सिखाएगी, शिक्षित करेगी। इसलिए सबसे पहले वो 1848 में स्कूल, महिला स्कूल खोले, बालिकाओं के लिए स्कूल खोला गया, और 1848 से हमारे लोगों को शिक्षा देने का काम ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया। तो साथियों, ये जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र क्या है, जिसको अंग्रेजों ने वर्जित क्षेत्र बनाया था, जहां पर अंग्रेजों को जाना जरूरी नहीं है, अंग्रेजों को घुसना भी नहीं है, वैसे क्षेत्र को वर्जित क्षेत्र बनाया। उसको बनाया गया पूर्ण वर्जित, और कुछ क्षेत्र को बनाया आंशिक वर्जित। तो 1935 में ये पूरा दूसरा अधिनियम आया। 1935 में इंडिया एक्ट
जो बना वो दूसरा हमारे भारत का इंडिया एक्ट बना, उसमें ये सारे कानून बने, उसमें ये नियम बना, अंग्रेजों के द्वारा बना कि ये जो क्षेत्र है जसपुर आज जो है सरगुजा संभाग के अंतर्गत है, और पूरा सरगुजा संभाग क्या है, 5वीं अनुसूची क्षेत्र है। पूरा सरगुजा संभाग में 6 जिले हैं, और 6 जिले जसपुर से लेकर के आपका वहां तक चिरमिरी तक, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी तक जो 6 जिले यहाँ पर हैं, पूरे के पूरे 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बस्तर का जो संभाग है, कांकेर से लेकर पूरा आपका बीजापुर तक 7 जिला उसके अंदर में है। वो 7 जिले, बस्तर का पहले एक जिला हुआ करता था, वो 7 जिला आज क्या है, 5वीं अनुसूची क्षेत्र में। और बिलासपुर का कुछ जिला जो है, पूरा जिला नहीं, बिलासपुर संभाग का कुछ जिला जैसे मुंगेली हो गया, पेंड्रा हो गया, ये सब क्या है, 5वीं अनुसूची क्षेत्र में। बिलासपुर संभाग का रायगढ़ का कुछ जिला जो ब्लॉक है वो 5वीं क्षेत्र में है, सब नहीं है। तो साथियों 1935 में अंग्रेजों ने इस तरह का नियम बनाया गजट में, और उनका कानून में ऐसा नियम बना कि ये क्षेत्र में हमको नहीं घुसना है, इस क्षेत्र को इनके लिए रखा जाए, सुरक्षित इनको रहने दिया जाए, आदिवासी लोग इसमें कमाएगा, खाएगा, अपना राज करेगा, अपना जीविका उपार्जन करेगा, उसको उसी में रहने दो, उसको हमको छेड़छाड़ नहीं करना है। तो ये अंग्रेजों के द्वारा 1935 में हमको ये सारा अधिकार मिला। 1935 के बाद 1945 आया, 45 के बाद में 47 हुआ, जिसमें कहा जाता है कि भारत क्या हो गया, आजाद हो गया, अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया। और हमारी गुलामी तो ऑलरेडी पहले से थी। हमारी गुलामी किसके साथ थी, हम तो प्रकृति में थे, प्रकृति के साथ जीवन यापन करते थे। यहाँ के जो राजा महाराजा थे, राजा महाराजाओं के हम लोग गुलाम थे, और राजा महाराजाओं को मुसलमानों ने पहले गुलाम बनाया 1100 ईस्वी से लेके 1600 ईस्वी तक, और 1600 ईस्वी के बाद अंग्रेजों ने उनको गुलाम बनाया, ब्राह्मणों को गुलाम बनाया, जो यहाँ के शासक थे, जो क्षत्रिय लोग थे, उनको गुलाम बनाया। तो हम गुलामों के गुलाम थे। लेकिन अंग्रेजों के जमाना में बहुत सारे कानून बना करके हमको पढ़ने का अधिकार दिलाया गया, हमको संपत्ति रखने का अधिकार दिलाया गया। पहले जो शासन थी मुगलों के समय में, जो मनुस्मृति के आधार पर शासन चलता था, क्षत्रिय लोग राजा हुआ करते थे, और यहाँ के जो ब्राह्मण लोग होते थे राज्य पुरोहित होते थे, और राज पुरोहित पूजा करता था, पाठ करता था, उसके बाद में लड़ाई लिए जाना जा होता था, बिना पूजा पाठ किए जाना भी अपशकुन हो जाता था। तो इस तरह से हम लोग जो थे इनके गुलाम थे। आदिवासी तो जंगल के अंदर में ही रहा, आदिवासी जंगल के अंदर में अपना जीविका यापन किया। लेकिन हमारे साथ अंग्रेजों ने जो न्याय किया कि इनको शूद्रों को पढ़ने का अधिकार दिया गया। सबसे पहले शूद्रों को अधिकार नहीं था, शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया गया, शूद्रों को और भी संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया। शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार पहले नहीं था। तो ये सारी समस्याएं, ये जो सारी बातें जो हैं इतिहास में हैं, लेकिन आप लोग जो, या फिर मैं जो पाठ्यक्रम में है, वो पाठ्यक्रम में ये बातें आपको नहीं मिलेगी। पाठ्यक्रम में ये सब बातें आप कॉलेज पढ़ लो, एमए कर लो, डबल एमए कर लो, फिर पीएचडी भी कर लो, आपको ये सब चीज वहां पर नहीं मिल पाएगा। आदमी वहां पे खोज खोज के निकालता है, उसके बाद पीएचडी करता है, फिर भी से वो उपलब्ध संसाधन भारत में नहीं है। अंग्रेज लोग क्या किए, अपने जमाने का वो लोग बहुत सारा चीज बहुत अच्छा काम किए कि जो भी वो लोग होता था उसको लिखते थे, और उस लिखी हुई बातों को वो लोग लेके गए अपने यहाँ ब्रिटेन में, और उनका जो संग्रहालय है भारत का सब चीज, यूनिक चीज जिसको बोला जाए, थोड़ा अच्छा चीज, जो सा बिरले कभी नहीं मिलने वाला चीज, या फिर कोई ऐसा ऐतिहासिक चीज, वो सारा चीज को उठा उठा कर कहाँ ले गए, अपने संग्रहालय में ले गए, और वो संग्रहालय में रखे हुए हैं। आप लोग कभी यहाँ पर वेद नाम को सुने हैं? हिंदू धर्म में वेद होता है, वेद का पुस्तक कभी देखें? सुने भर है नाम, सुने भर है। तो ये वेद जो होता है 4 वेद होता है, ऐसा पढ़ते हैं। ऋग्वेद होता है, फिर सामवेद होता है, यजुर्वेद होता है, और एक वेद क्या होता है, अथर्ववेद होता है। तो ये 4 प्रकार का वेद होता है, और इसके बारे में ये बहुत पवित्र ग्रंथ माना जाता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये सारी जो पुस्तकें हैं वो संग्रहालय उधर है, भारत में सब नहीं दिखेगा मिलने को। उसके बाद और बहुत सारी इनकी जो पुरानी पुस्तकें हैं
वो सारी बातें वहां पर मिलेगी। तो यहाँ का आदमी पीएचडी भी करता है तो पीएचडी में उसको ये चीज नहीं मिल पाता है कि यहाँ की समस्याएं ऐसा था। हमारा जो संगठन है भारत मुक्ति मोर्चा और इसके अध्यक्ष है माननीय वामन मेश्राम साहब, ये इंग्लैंड जाकर के वहाँ का पुस्तक निकाल करके वहाँ पर अध्ययन कराए। वहाँ के लोगों को वहाँ का जो पुस्तक है भीमराव अम्बेडकर का पुस्तक है और उनके द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है, उसको पढ़ने के बाद निर्णय लिए। वो पढ़ने के बाद निचोड़ निकाला गया कि पहले ऐसा स्थिति था। तो इसलिए आज आपको हमको ये जानकारी नहीं मिल पाती है, क्योंकि इतिहास हम लोग लिखे पढ़े हुए लोग हैं। किसी का लिखा हुआ को पढ़े हैं और उसके बाद बड़े गर्व के साथ बोलते हैं कि मैं 12वीं पढ़ा, कॉलेज पढ़ा हूं, मैं एमए पढ़ा हूं, तुम हमको क्या समझाओगे बोलते हैं। लिखा हुआ ब्राह्मण का है और ब्राह्मण जो लिखा जो उसके लिए अच्छा लगा और उसकी गलत बातों को वो नहीं लिखा, उसकी बड़ाई की बातों को लिखा और उसको हम पढ़ करके आज इतिहास बहुत जानता हूं। आप किसी को समझा के देखोगे तो बोलेगा कि यार तुम क्या समझाओगे मेरे को, मैं नौकरी करके रिटायरमेंट होकर 2 मंजिल घर बनाया हूं बोल देगा, आपको उल्टा समझा देगा वो, तुम उनके चक्कर में मत रहना बोल देगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो ये है कहानी। हमारे यहाँ इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। हमारे भारत देश में इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है, जिसके बारे में भारत में इतने सारे संगठन हैं, कोई भी संगठन नहीं बताता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये थिंक टैंक शुरू में इसलिए बोला था वामसेफ को, वामसेफ एक थिंक टैंक है। ये 5वीं अनुसूची का मुद्दा को अंबेडकर जी जब संविधान लिखने का मौका मिला अंबेडकर को, तो जो सेम टू सेम बहुत सारा कानून 1860 में इंडियन पिनल कोड बना था ना, आईपीसी 1860 में बना था, वो सेम टू सेम अभी तक चला। 2023 में उसको बदले हैं। तो 1835 का जो कानून था उसी कानून को संविधान में रखा गया और उसको 5वीं अनुसूची का नाम दिया गया। 5वीं अनुसूची को 801 जातियां जो हैं, जिसको शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है, आदिवासी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से हैं। और इनका सभी का आदिवासी क्यों कहा गया, इसका भी अध्ययन हुआ अंग्रेजों के समय में। अंग्रेजों ने निर्धारित किया कि ये लोग इस कैटेगरी के हैं। आपको पता है कि यहाँ पे भारत में जनगणना कब शुरू हुआ था? किसी को पता है? अंग्रेजों के शासनकाल में जनगणना शुरू हुआ था 1871 में। 1871 में जनगणना भारत में शुरू हुआ और अंग्रेजों के द्वारा किया गया और उसमें सबका जनगणना हुआ। भारत के जितने भी लोग हैं, आदिवासी लोग हैं उनका भी हुआ, एससी समाज के जो हैं उनका भी हुआ, जो पिछड़ा समाज के हैं उनका भी हुआ, जो जनरल समाज के हैं कैटेगरी के हैं मुस्लिम हैं उनका सबका हुआ। तो 1871 से लेके 1931 तक आदिवासियों को प्रकृतिवादी कहा गया, यहाँ के मूल निवासी कहा गया और जीव को मानने वाले जीववादी कहा गया, अलग अलग नाम दिया गया। लेकिन आदिवासियों को 1831 के बाद में जो 1841 हुआ, 1841 में दूसरा महायुद्ध चलने के कारण जनगणना नहीं हुई है और 1851 में हम आजाद हो गए। 1947 में आजाद होने के बाद जो जनगणना हुआ, उसके बाद हमारे जितने भी आदिवासी लोग थे, आदिवासी का कॉलम को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। उतना दिन तक जो हमारी पहचान थी वो आदिवासी के नाम से पहचान थी, आदिवासी का कॉलम खत्म कर दिया गया। उसके बाद जितने भी जंगल में रहने वाले जो आदिवासी लोग थे या जितने भी एससी समाज के लोग थे, जो दलित समाज कहलाते थे, उन सबको हिंदू कहा गया और उसके बाद हम लोग हिंदू हो गए। उसके पहले हम लोग को हिंदू नहीं थे। उस अंग्रेजों के समय तक, आजादी के समय तक हम लोग क्या थे, आदिवासी हम लोग को बोला जाता था, आदिवासी के नाम से हमको जाना जाता था और हमारी पहचान भी आदिवासी थी। लेकिन आजाद भारत में जब जनगणना शुरू हुआ 1961 से हमारे लिए हिंदू लिखना शुरू कर दिए। आप ईसाई हो बोले नहीं, मुस्लिम हो नहीं, बौद्ध हो नहीं, तो चलो हिंदी लिख देते हैं और आपको जबरदस्ती क्या बना दिया गया, हिंदू बना दिया गया। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं 5वीं अनुसूची 1935 से जो कानून बना हुआ था अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों ने जो 1871 से जो जनगणना कर करके आपको एक अलग पहचान दिया था
कि ये लोग, इनका गुण ऐसा है, इनका ऐसा है, इनका वैसा है गुण, ये लोग कबीलाई गुण में रहते हैं, इनका रीति विधि ऐसा है, ये लोग आदिवासी कहलाएंगे, ऐसा जनगणना हमारा 1871 से चालू था। 1871 के बाद में 1881 हुआ, 1881 के बाद 1891 हुआ, 1891 के बाद में 1901 हुआ, 1901 के बाद 1911, 1921, 1931। इतने समय में लगभग 70 साल हमारा जनगणना में ये सब निचोड़ निकल के आया कि ये जो क्षेत्र होगा ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र होगा, जंगल के बीच में रहने वाले ये लोग हैं और इनको हमको किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं देना है। ये लोग किसी का विरोध नहीं करते हैं, ना हमारे शासन से लड़ते हैं, ना शासन से इनको लेना देना। हमारे पुरखे जो थे शासन से लेना देना मतलब बेट बेगारी करना होता था, लेकिन ज्यादातर हम लोग अंदर रहते थे। जंगल के बीच में लोगों को पता भी नहीं चलता था कि जंगल में किसी का घर है। तो ये ऐसा स्थिति हमारी थी। अब 5वीं अनुसूची को उसी वर्जित क्षेत्र को, वर्जित क्षेत्र जहां पर शासन प्रशासन का नियम कानून नहीं चलता है, ये इनको ऐसे ही अपने नियम कानून से लोग चलते हैं। ये जनगणना में सारी बातों का निचोड़ निकल कर आया और हमको फ्री कर दिया गया था कि आप अपने रीति विधि के अनुसार में, अपने देवी देवता के पूजा पद्धति में, अपने रहन सहन के अनुसार आपको जो रचता है पचता है वैसे बनाओ, खाओ और जीविका यापन करो। तो हमारे लिए 5वीं अनुसूचित क्षेत्र को यथावत संविधान जब लागू लिखने का मौका मिला तो वो सारे बातों को उठाकर 1935 में जो कानून बना था, दूसरा इंडिया एक्ट, 1935 के कानून को उठा करके हमारे संविधान में लाया गया 244 अनुच्छेद में। 244 अनुच्छेद में इस बात को लाया गया और आप 5वीं अनुसूची हमारे लिए जहां पर 50% से ज्यादा और 70% से 75% से कम आदिवासियों की जो संख्या है इसको 5वीं अनुसूची कहा, और जहां पर 80-90% आदिवासी लोग हैं उसको 6वीं अनुसूची कहा गया। तो आज आप जाके देखेंगे नागालैंड है, असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, उसको 6वीं अनुसूची बोलते हैं। वहां पर उनकी स्वायत्त शासन उनकी अलग से चलती है। तो वो 6वीं अनुसूची और हम लोग 5वीं अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में विशेष अधिकार ये है कि 5वीं अनुसूची की जमीन को गैर आदिवासी खरीद नहीं सकता। 5वीं अनुसूची क्षेत्र में अंग्रेजों ने कहा था कि इस क्षेत्र में जाना हमारे लिए वर्जित है, मतलब मना ही है, हमको उसके अंदर घुसना नहीं है। अगर उसके अंदर घुसेंगे तो हमारे पुरखे लोग तीर धनुष से किसी को मार देंगे, उसका जिम्मेदारी अंग्रेज होगा या कोई होगा, नहीं पा सकते हैं, इसलिए उसको एकदम मना ही कर दिए थे। लेकिन 5वीं अनुसूची में जो अधिकार था 1947-1950 में जो संविधान लागू होने के बाद हमको पढ़ने लिखने का अधिकार मिला और मिशनरी संस्था आने के बाद स्कूल में बीच बीच में शुरू हो गया। 1905 के ईस्वी के आसपास में जसपुर में क्रिश्चियनिटी आ गया, तो कई जगह हमारे लोग पढ़ने लिखने लगे। पढ़ने लिखने के बाद लोगों को पता चला, यहाँ के भारत के लोगों को, कि जो कोयला जो है चिरमिरी में अंग्रेजों के समय में 1827 के आसपास, 1927 के आसपास चिरमिरी में कोयला का पता चला और अंग्रेजों के जमाने में वहां पर ट्रेन लाइन चालू करके लोग कोयला निकालना शुरू कर दिया। तो ये बात को हमारे आज़ादी के बाद हमारे जो भारत देश के जो शासक वर्ग है ये लोग देखे कि जितना भी धन संपत्ति है, खनिज पदार्थ जो है आदिवासी क्षेत्र में। बस्तर में लोहा कब से निकल रहा जाम है, 100 साल से ऊपर हो गया। पिछली बार हम लोग को बस्तर जाने का मौका मिला था, वहां के साथियों ने बताया कि गुरुजी यहाँ पर अंग्रेजों के जमाना से यहाँ पर लोहा को निकाल जा रहा है। एक दिन में लगभग 53 मालगाड़ी ट्रेन, एक दिन में लगभग 53 गाड़ी जाती है और एक गाड़ी जो तो है, आप जो देखे हैं ट्रेन को, जो मालगाड़ी होता है उसमें 50 से 60 बोगी होता है। तो 53 गाड़ी रोज ढो रहा है पर डे। वो बोला कि एक पहाड़ को अभी तक खत्म नहीं किया है। तो इतनी धन संपत्ति बस्तर क्षेत्र में है और इस धन संपत्ति को देख करके 5वीं अनुसूची का हनन कैसे किया जाए, ये जो सरकार बना हमारा तथा कथित 1947 की आजादी के बाद, नेहरू का सरकार बना, कांग्रेस की सरकार लंबी समय तक चली, तो ये लोग अब देखने के बाद इस बात को किए कि सारा जमीन जो है उड़ीसा में क्योंझर है, कालाहंडी है, बोकारो है, टाटा है झारखंड में। तो इनको देखने के बाद लगा कि पूरा संपत्ति तो क्या है 5वीं अनुसूची के अंतर्गत में, तो 5वीं अनुसूची को कैसे खत्म किया जाए।
जमीन को कैसे हस्तांतरण किया जाए, ये मुद्दा उनके दिमाग में आया और इस मुद्दे को लेकर के उन्होंने कई प्रकार का अध्ययन किया। और हमारे लोगों को ये पता नहीं है, हमारे लोगों को पता नहीं है और संविधान में कानून बनाकर संशोधन करना शुरू कर दिए। और संशोधन करके हमारा जो क्षेत्र है आज, ये जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में पंचायती राज नियम नहीं है। ये जो पंचायत का नियम है हमारा 5वीं अनुसूची के लिए नहीं है। आप अनुसूची 5वीं को पढ़ेंगे, 5वीं अनुसूची को पढ़ेंगे, अनुच्छेद 244 को पढ़ेंगे, तो हमारे यहाँ एक परिषद है, सलाहकार परिषद है। गांव की काउंसलिंग होगी, काउंसिल होगा और सलाहकार परिषद होगा, राज्य स्तर में होगा, जिला स्तर में जो होगा। ये आदिवासियों का सरपंच का जो चुनाव है 1993 के आसपास में शुरू हुआ। संशोधन हुआ, 73वां संशोधन, 74वां संशोधन संविधान में, उसके बाद ये सब बनाया गया। और ये पंचायत का जो व्यवस्था है ये है जनरल क्षेत्र में। मैं अभी आपको शुरू में बताया कि बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग और बिलासपुर का कुछ संभाग क्या है, 5वीं अनुसूची है, कुछ है जिला, लेकिन बाकी क्षेत्र क्या है, जनरल क्षेत्र है। दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग, बिलासपुर का जो शहर का ये हो गया, ये सब जनरल क्षेत्र है। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है जनरल क्षेत्र के लिए है, लेकिन जनरल क्षेत्र का नियम को 5वीं अनुसूची में डाल दिया गया। और 5वीं अनुसूची में डालने से क्या हुआ, हम लोग को क्या हुआ, एक आदमी को हम सरपंच बना रहे हैं और सरपंच क्या कर रहा है, सरपंच और सचिव मिल करके पास कर दे रहा है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारा आदिवासी में क्या था कि गांव के पास में गांव की सभा होती, ग्राम सभा, वैसे बैठे हो, उसके बाद बोलते कि यहाँ पे रोड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, तो आप लोग बोलते कि बनना चाहिए, तो बनता। आज तो आपका इलाका में नहीं, कई जगह ऐसा है कि सरपंच बना दिया है कागज में रोड, लेकिन जमीन में रोड ही नहीं है कि नहीं? सरकार का रिकॉर्ड में जाके देखोगे तो बोलेगा कि नहीं तुम्हारे गांव में तो बिजली आ गया है यार, रिकॉर्ड में बता रहा है, तुम्हारे गांव में तो रोड बन चुका है, तो उस कहाँ तो पुलिया बन चुका है, तो पुलिया तो बना ही नहीं है, लेकिन सरपंच सचिव को पैसा मिला एक आदमी को दे करके। तो हमारा विकास को 5वीं अनुसूची का हनन करने के लिए इस तरह से सरकार कई नीतियां बना करके, सरपंच सचिव एक अकेला आदमी है, 2 जन है, उसको डरा के भी, धमका करके भी, या फिर पैसा का लालच देकर उसको खरीदा जा सकता है कि नहीं खरीदा जा सकता है? लेकिन हम लोग यहाँ पर 50-100 लोग रहेंगे, तो 50-100 लोगों को, आदमी को, कितने आदमी को डरवाएगा? आपका तो हिम्मत बढ़ जाएगा कि हम लोग 50 लोग हैं ना, तो डर 100 लोगों को तो नहीं डरवा सकता है, 100 लोगों को तो लालच नहीं दे सकता है, 100 लोगों को अगर सबको पैसा देगा तो कितना पूरा आएगा? तो इसलिए जो पंचायती व्यवस्था जो हमारा क्षेत्र में लाया गया, ये गैर कानूनी है 5वीं अनुसूची क्षेत्र में। तो 5वीं अनुसूची क्षेत्र को आपको ऐसा समझना है जैसे आज कोरवा और पहाड़ी कोरवा और बिरहोर को विशेष जनजाति का दर्जा दिया गया है ना, उनको 8वीं पास व्यक्ति है और बोलेगा कि मेरे को काम चाहिए, तो उसको कोई ना कोई काम देगा। 10वीं पढ़ा हुआ व्यक्ति उसको क्लर्क का काम देगा, बाबू वगैरह का काम, और उससे ज्यादा पढ़ा है उसको कोई टीचर उचर काम देगा। वैसा ही 5वीं अनुसूची क्षेत्र आपके लिए है कि आपके क्षेत्र में बाहरी आदमी का आना वर्जित है। यहाँ पर 5वीं अनुसूची क्षेत्र का जमीन को दूसरा आदमी खरीद पाए ऐसा नहीं है। लेकिन आज आप जाके देखिए, आपके यहाँ से बगल में कांसाबेल है, इधर आप सीतापुर में है, यूपी का आदमी, बिहार का आदमी आपका सीतापुर में जाके कितने लोग घर बना के बस गए। जितना भी सुखवासु घर जो बना है वहां पर लोकल आदमी नहीं है, बाहर का आदमी लोग। ऐसा क्यों कर रहा है? आपका 5वीं अनुसूची तब तक है, आपको मैं बताया कि 50% से ज्यादा और 75-70%, 70-75% के बीच में अगर जहां पे आदिवासियों की संख्या है वो 5वीं अनुसूची है। अगर उसको कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? बाहर से आदमी को डालना पड़ेगा। जैसे सब्जी में नमक ज्यादा हो जाता है तो पानी ऊपर से डालता है तो उसको मेंटेन करता है कि नहीं करता है? वैसे ही बाहर से आदमी उठा के डालेगा यहाँ पर तो उसको बराबरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 50 से कम हो गए यहाँ पर तो आपका क्षेत्र क्या हो जाएगा? जनरल क्षेत्र होगा। जनरल क्षेत्र होने से क्या होगा? आपका जमीन का अंदर का खनिज है वो निकालने में आसान होगा, जमीन क्या हो जाएगा? हस्तांतरण करना आसान होगा। दूसरी बात क्या होगा कि आपका सरपंच सचिव जो बनता है 5वीं अनुसूची क्षेत्र में, विधायक हो या फिर सांसद हो, ये सारे के सारे आदिवासी बनते हैं। तो जनरल क्षेत्र करने के लिए 5वीं अनुसूची को खत्म करना जरूरी है। 5वीं अनुसूची क्षेत्र को खत्म करने के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। आपका यहां पे बादल खोले की योजना है, हाथी अभ्यारण्य बोलते हैं, तो वहां पर जितने भी है वो कब्जा कर लिया आपको सरकार।
आपका धर्मजगढ़ जाएंगे, यहाँ पे लेमरू प्रोजेक्ट है, वो भी हाथी लोगों के लिए है। तो हाथी तो यहाँ पर पहले था नहीं, लेकिन हाथी को बाहर से ला करके वहाँ भर दिया जा रहा है। तो ये सारा जो षड्यंत्र है हमारे शासन में, सत्ता में बैठे हुए लोग कहीं ना कहीं कर रहे हैं। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आप लोग मालिक हैं। 1932 में खतियान बोलते हैं झारखंड में, हमारे यहाँ बोलते हैं कि मिसल बंदोबस्त आपका जाति प्रमाण पत्र बनाना है तो आप 1,000 रुपये दे के लाते हैं। 4 दिन जाना पड़ता है, ऐसे निकलता भी नहीं है और उसके बिना कागज बनता भी नहीं है। तो 1,000 रुपया 2,000 रुपया लग जाता है देने में। उसके निकालने के बाद आप जाति प्रमाण पत्र बनते हैं, तब कहीं जाके मास्टर को देते हैं कि इसका नौकरी लग पाएगा या फिर पढ़ पाएगा। तो आपका पहचान आपका जमीन है। दूसरों के लिए ऐसा अधिकार अंग्रेजों के जमाने में मिला हमको 1927 में, 1932 में। तो आप इसके मालिक हैं और इस जमीन को कोई दूसरा आदमी नहीं ले सकता है। इसको छीनने के लिए सरकार यहाँ पर भारतमाला प्रोजेक्ट लाता है। भारतमाला प्रोजेक्ट में कितना बड़ा जमीन को लेके जा रहा है। वहाँ का आदमी जो विस्थापित होगा तो कहाँ जाएगा? गोवा, बम्बई जाएगा, बिहार जाएगा, झारखंड जाएगा, या फिर जाकर के बाहर हिमाचल प्रदेश में काम करेगा। तो जमीन तो उसका खत्म हो रहा है धीरे धीरे। रेलवे प्रोजेक्ट आया है। ऐसा करके जो विकास विकास जो बोल रहे हैं, इस विकास के नाम पे आपका बहुत सारा डैम बन रहा है। खरजिया बथान डैम इधर बना हुआ है, आपके तरफ भी कहीं डैम बना होगा, बनने वाला है। इधर डैम बनने वाला है इस नदी में के नाम से। हाँ, ये नदी को डैम बनाएगा तो इसमें से डुबान होगा, वो बताता है कि सिंचाई होगा, किसान ज्यादा उन्नति होगा। लेकिन आज तक कहाँ हुआ है? अभी पिछले गर्मी में एक पेपर में समाचार आया था रायगढ़ तरफ का कि अगर उसमें का जमीन को अगर कोई पानी को अगर नहर का लेता है तो उसके ऊपर में जेल हो जाएगा। ये पेपर में छप के आया था। तो साथियों, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र को खत्म करने के लिए, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र आपके लिए विशेष क्षेत्र है। जैसा कोरवा को अधिकार है, बिरहोर का अधिकार है नौकरी पे अगर वो पढ़ लिया है, वैसे ही आपके जमीन के ऊपर में आपको अधिकार है। आपका जमीन के ऊपर में आपकी पहचान है। और ये शासन अंग्रेजों के जमाने से संविधान में लिखा हुआ बात है। तो इस बात को हमको और भी बेहतर समझने के लिए संविधान की पुस्तक पढ़ना पड़ेगा। इसकी व्याख्या आज हमारे बीच में हमारे साहब नहीं आ पाए, जेरोम मिंज, उसको और अच्छा नॉलेज इसके बारे में। तो ये जो सारे हमारे जो विद्यमान विधि वगैरह सारे चीज़ हमको हमारे लिए जो पुरखों के द्वारा था, रूढ़ी प्रथा का जो विधि विधान था, हमारे पास एक अंग्रेजी में कस्टमरी लॉ बोलते हैं, जो हमारी विधि है वो लिखित में नहीं है, लेकिन हमारी विधि को हम लोग मानते हैं, उसी के अनुसार न्याय भी करते हैं। गांव घर में कुछ होता है तो इसी बैठते हैं पंचायत में, फिर ऐसा ऐसा निर्णय लेते हैं, सजा देते हैं, ये 2,000 देगा, ये 2,000 देगा। पहले के हिसाब से क्या था कि एक ठो बकरी दे दूंगा, मेरे पास पैसा नहीं बोलता तो भी मान जाते थे। तो हम न्याय खुद करते थे। तो ये सारा अधिकार 5वीं अनुसूची में हमको शासन करने का और नियंत्रण करने का अधिकार है और न्याय करने का अधिकार है। न्याय में दंड भी होता है, न्याय में दंड भी होता है। और शासन करने का ये सारा, शासन करने का, फिर उसको नियंत्रण करने के लिए क्या है? आज हमारे लिए पुलिस है। पुलिस को भेज देता है, फिर हमको पकड़ के लेता है, वो नियंत्रण करता है। तो ये 5वीं अनुसूची में प्रशासन करने का अधिकार आपको है, हमको है, न्याय करने का अधिकार हमको है। हम किसी को बुला करके पंचायत करके न्याय कर सकते हैं कि ये आदमी गलत किया है, बिना पूछे हमारे इलाके में घुसा है। कोई अभी पश्चिम बंगाल से आकर के वो बाल खरीद रहा है और एक प्लेट दे रहा है, चम्मच दे रहा है, सुबह देख के जा रहा है कि फल्ला के घर में बहुत ज़्यादा छेरी है। 2 हफ्ते के बाद पता चला कि छेरी क्या हो गया? चोरी हो गया। होता है कि नहीं होता है? ये कौन कर रहा है? तो ये 5वीं अनुसूची इसीलिए था कि आपका जो सीमा है, सीमा के अंदर में कोई बाहरी आदमी घुसे तो उसके लिए एक रजिस्टर हो, आगंतुक रजिस्टर, कि कौन आदमी आया, कौन आदमी गया। ये सारी व्यवस्था हमारे लिए है, लेकिन इसके बारे में बताने वाला इतिहास की पुस्तक में नहीं है। संविधान का जो पुस्तक है ये हमारे बीच में है। ये संविधान का पुस्तक को हम लोग देखे तक नहीं है। एक जो सरपंच बनता है वो शपथ खाता है कि मैं संविधान की शपथ खाता हूं बोलकर, वो तो सरपंच का छोड़ो, एक वार्ड पंच बनता है जो कुछ भी नहीं है, वो वार्ड पंच भी बोलता है कि मैं संविधान की शपथ खाता हूं। उसको बोलो कि संविधान का पुस्तक देखे हो यार, वो बोलेगा कहाँ पूछ रहे हो तुम? तो बोलेगा बहुत कठिन प्रश्न है क्या? नहीं, कठिन तो नहीं है, लेकिन पूछ क्या रहो, संविधान का पुस्तक देखे हो? तो बोले कि नहीं देखा हूं। नहीं, मैं कठिन हो गया तो चलो पास से नहीं देखो, दूर से देखे हो क्या? बहुत दूर से। बोलेगा नहीं देखा हूं। आज आप आजादी हुए कितना साल हो गया? अभी 15 अगस्त मनाए ना,
79वां 15 अगस्त मना रहे हैं, यहाँ पर आज़ादी का आंदोलन मना रहे हैं, आज़ादी का मना रहे हैं दिवस। 79 से 80 हो जाएगा। एक संविधान का पुस्तक जिसमें 5वीं अनुसूची के बारे में लिखा हुआ है, हमारे लोगों को जो पढ़े लिखे, हमारे जो मास्टर और प्रोफेसर और बड़े बड़े जो डॉक्टर इंजीनियर बन के बैठे हैं, वो तक इस पुस्तक को नहीं देखा। तो हमारा अधिकार को हम जानेंगे कैसे? तो साथियों, संविधान को पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के बाद इसको समझने के लिए हमारे जैसे जो जानकार व्यक्ति हैं उनके साथ में इसको चर्चा करना पड़ेगा। पढ़ने से केवल समझ में नहीं आता। इसका जो शब्द है कठिन शब्द है, साहित्यिक शब्द है, लिटरेसी शब्द है, कठिन थोड़ा सा रहता है। उसको समझने के लिए ऐसा कार्यशाला करेंगे तो उसमें आप समझ पाएंगे। तो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत में हमको शासन करना है और यहाँ पे प्रशासन भी करना है। प्रशासन मतलब जो कलेक्टर होता है ना, शासन तो बैठा है विष्णुदेव साय शासन, अब प्रशासन का है कलेक्टर है, तो नियंत्रण पुलिस है, न्याय यहाँ पे जज है। तो सारा चीज आपके हमारे पास में है। ये 5वीं अनुसूची में, ये 5वीं अनुसूची में अधिकार आपको हमारे लिए है। लेकिन इस बात को करने के लिए हमको एक होना है। दुश्मन आपको एक नहीं होने देता, दुश्मन आपको तोड़ के रखता है। आज 4 आदमी दूसरा पार्टी में है, 10 आदमी तीसरा पार्टी में है, 5 आदमी किसी और पार्टी में है। और जब सरपंच का चुनाव आता है तो सब अपना अपना चलता है। लोकसभा का चुनाव आता है तो सब अलग अलग पार्टी वाले हो जाते हैं। एक ही गांव है लेकिन कई और टुकड़ों में बटे हुए। ऐसा है कि नहीं है? हमको एक नहीं होने दिया जाता है। तो 5वीं अनुसूची को बचाने के लिए हमको एक मंच पर एक साथ आना बहुत जरूरी है। और जब तक हम लोग को जानकारी नहीं रहेगा, हम लोग बिखरे रहेंगे अलग अलग। दूसरा, हमको धर्म में बांट के रख दिया है। वो फलना ग्रुप का आदमी है, कौन जाएगा उसके साथ? इसका सारा काम, हम बांटे हुए लोग हैं, बटे हुए नहीं हैं। हमको जबरदस्ती बांटा जा रहा है। आज से 30 साल 35 साल बाद देखो, हमारे लोग सब एक साथ बैठते थे, खाते थे। आदिवासी के साथ में उठना बैठना बढ़िया से करता था। लेकिन आज क्या हो गया है कि 5वीं अनुसूची को कैसे खत्म किया जाए, उसकी सारी रणनीति है। तो मेरी बात समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी? तो साथियों, मैं आज अपने बातों को यहीं पे विराम देता हूं। फिर कभी और मौका मिलेगा ऐसा काउंसलिंग, आप लोग ऐसा मीटिंग बार बार रखिए, लंबा रखिए। एक ही बार में आप सारा चीज को नहीं कर सकते हैं। सनह सनह आपके पास में सारा चीज जानकारी मिलेगा, लेकिन आपको इसके लिए ऐसा कार्यशाला करते रहना पड़ेगा। तो मैं आज अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करता हूं। आप लोग मेरे को अभी तक ध्यान से सुने, इसके लिए आप सबों को आभार और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबों को जय मूल निवासी।